सरंगभवी अमावस्या की रात थी। सरसा गांव के छोर पर स्थित बूढ़ी खजूर के पेड़ के नीचे एक धुंधली लालटेन की रोशनी में अयाची बैठा था। उसकी आंखें सामने की झील की ओर टिकी थी, जिसकी सतह पर चांद का फीका प्रतिबिंब तैर रहा था। झील के उस पार दूर जगमगाती अंबर गहना की बस्तियां थीं। वे बस्तियां जहां से हर साल रंग भरी अमावस्या पर वधू क्रय का जुलूस निकलता था। अयाची के सीने में एक अजीब सी कसक उठ रही थी। कल उसकी छोटी बहन निशी की बारी थी। कल उसकी छोटी बहन निशी की बारी थी। निशी, जिसकी हंसी मोतियों सी चमकती थी, जिसके बाल काले बादलों से भी घने थे, उसे कल अंबर गहना के किसी अज्ञात पुरुष के लिए बेच दिया जाएगा। यह सरसा गांव का दुर्भाग्य था। उनकी धरती बंजर थी, फसलें सूख जाती थीं, और जीवन का एकमात्र सहारा अंबर गहना के धनी व्यापारी थे, जो हर साल वधू क्रय के नाम पर सरसा की बेटियों को खरीदते थे। यह एक प्रथा थी, एक अभिशाप, जो सदियों से चला आ रहा था। अगले दिन सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि सरसा का छोटा सा चौक चहल पहल से भर गया। अंबरघना से आए हुए रथों की कतार गांव के बाहर तक फैली थी। रथों पर जरीदार पर्दे लटके थे और भीतर से अजीबोगरीब संगीत की धुनें आ रही थीं। अयाची ने अपनी बहन निशी को देखा। वह नीले रंग की साधारण साड़ी पहने सर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, पर उसने एक भी आंसू नहीं बहाया था। उसके बगल में उसकी माँ यशोदा खड़ी थी, जिनके चेहरे पर गहरी चिंता और उदासी की लकीरें थीं। अंबर गहना के व्यापारी कनकलाल एक मोटा रौबदार आदमी चांदी के सिंहासन पर बैठा था। उसके बगल में उसका मुनीम, एक लंगड़ा और धूर्त दिखने वाला व्यक्ति, हिसाब किताब का बही खाता खोले बैठा था। कनकलाल की आवाज में घमंड और अधिकार था। हाँ, तो यशोदा, तुम्हारी बेटी निशी का मूल्य 5 स्वर्ण मुद्राएं तय हुआ है। यह पिछले साल से भी कम है, पर तुम्हारी बंजर जमीन और इस साल की कम फसल को देखते हुए यह उचित है। अयाची का खून खौल उठा। 5 स्वर्ण मुद्राएं, एक जीवन का मूल्य मात्र 5 स्वर्ण मुद्राएं। उसने आगे बढ़कर कहा, महाशय, मेरी बहन को मत खरीदिए। उसने आखिर मैं काम करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, पर निशी को यहां से मत ले जाइए। कनकलाल ने अयाची को ऊपर से नीचे देखा और एक अट्टहास किया। अरे, यह कौन है? इस बंजर गांव का एक लड़का हमें सिखाएगा। जाओ, अपने काम पर लगो। लड़के, यह तुम लोगों की नियति है। तुम लोग गरीब हो और हम धनी, बस इतना ही। निशी ने अयाची की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बोली, भैया, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। यह हमारी नियति है। उसकी आवाज में दर्द था, पर एक दृढ़ता भी थी। कुछ ही देर में निशी को एक रथ में बिठा दिया गया। अयाची ने उसे जाते देखा। उसका दिल टूट रहा था। वह उसी रात अंबर गहना जाने का फैसला किया। वह निशी को वापस लाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंबर गहना एक विशाल और वैभवशाली शहर था। ऊंची ऊंची इमारतें, संगमरमर की सड़कें और चारों ओर धन धान्य का प्रतीक। संगमरमर की सड़कें और चारों ओर धन धान्य का प्रतीक। अयाची शहर के बाहरी इलाकों में पहुंचा, जहां वधू क्रय की गई लड़कियों को रखा जाता था। उसे पता चला कि कनकलाल की हवेली शहर के केंद्र में थी और निशी को वहीं ले जाया गया था। अयाची ने एक धोबी के रूप में काम करना शुरू किया, ताकि वह हवेली में प्रवेश कर सके। कुछ दिनों बाद उसे हवेली में काम करने का मौका मिला। हवेली भव्य थी, पर उसकी चमक के पीछे एक अजीब सी उदासी थी। वहां सैकड़ों लड़कियां थीं, जो अलग अलग कमरों में रहती थीं। वे उदास थीं। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वे अपने घरों, अपने परिवार से दूर एक अनजाने भविष्य की ओर धकेली जा चुकी थीं। एक दिन अयाची ने निशी को देखा। वह एक बड़े से हॉल में अन्य लड़कियों के साथ बैठी थी, जहां उन्हें नृत्य और संगीत की शिक्षा दी जा रही थी। निशी पतली हो गई थी, उसकी हंसी गायब थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी। अयाची का दिल चीख उठा। वह उसे छूना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, पर वह ऐसा कर नहीं सकता था। अयाची को पता चला कि कनकलाल की एक पत्नी थी, जिसका नाम लावण्या था।
लावण्या एक सुंदर स्त्री थी, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। वह कभी हंसती नहीं थी। उसे पता चला कि लावण्या भी एक वधू क्रय थी, जिसे बहुत साल पहले खरीदा गया था। कनकलाल ने लावण्या के साथ एक और शादी करने का फैसला किया था और उसी के लिए निशी को खरीदा गया था। अयाची ने लावण्या से दोस्ती करने की कोशिश की। उसने उसे देखा कि लावण्या अक्सर अकेले छत पर बैठी रहती थी, बादलों को निहारती रहती थी, बादलों को निहारती रहती थी। एक दिन अयाची ने हिम्मत करके उससे बात की। देवी, आप हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हैं? लावण्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या तुम सच में जानना चाहते हो, लड़के? हाँ, देवी लावण्या ने एक गहरी सांस ली। इस हवेली की हर ईंट मेरे आंसुओं से सींची गई है। मैं भी तुम्हारी बहन की तरह खरीदी गई थी। मैं भी कभी हंसती थी, कभी खेलती थी, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म हो गया। यह महल सोने का पिंजरा है जिसमें आत्माएं कैद हैं। अयाची ने उसे निशी के बारे में बताया। लावण्या ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह निशी की मदद करेगी। कुछ दिनों बाद कनकलाल ने निशी के साथ शादी की तैयारी शुरू कर दी। हवेली में चहल पहल बढ़ गई। हवेली में चहल पहल बढ़ गई। अयाची और लावण्या ने मिलकर एक योजना बनाई। शादी की रात अयाची ने निशी के कमरे में चुपचाप प्रवेश किया। निशी भयभीत थी, पर अयाची को देखकर उसकी आंखों में आशा की एक किरण जगी। निशी, हम यहाँ से भागेंगे, अयाची ने फुसफुसाया। कैसे? निशी ने पूछा। लावण्या देवी हमारी मदद करेंगी। उन्होंने एक सुरंग का पता लगाया जो हवेली के बाहर निकलती है। लावण्या ने उन्हें पीछे के रास्ते से बाहर निकाला। सुरंग संकरी और अंधेरी थी, पर वे दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। जब वे सुरंग से बाहर निकले, तो वे शहर से बहुत दूर एक सुनसान जंगल में थे। वहां लावण्या एक रथ के साथ खड़ी थी। जल्दी करो, लावण्या ने कहा। तुम्हें यहां से दूर जाना होगा, आप नहीं चलेंगी? अयाची ने पूछा। मेरा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ है, लावण्या ने उदास मुस्कान दी। मुझे इस पिंजरे को तोड़ना है। मुझे इन सभी लड़कियों को आजाद करना है। अयाची और निशी ने लावण्या को धन्यवाद दिया और रथ में बैठकर सरसा की ओर चल दिए। रास्ते में निशी ने अयाची को बताया कि लावण्या ने उसे नृत्य सिखाया था, पर उससे भी ज्यादा उसे अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने की ताकत दी थी। जब वे सरसा पहुंचे तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। यशोदा अपनी बेटी को देखकर भावुक हो गई। अयाची ने गांव वालों को अंबर गहना और लावण्या की हिम्मत के बारे में बताया। गांव वाले अब समझ गए थे कि उन्हें अपनी बेटियों को बेचने की जरूरत नहीं है। उन्हें खुद पर विश्वास करना होगा। धीरे धीरे सरसा गांव बदल रहा था। अयाची ने गांव वालों को मिलकर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने नए कुएं खोदे और धीरे धीरे उनकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। और धीरे धीरे उनकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। अंबर गहना के व्यापारी अब सरसा की बेटियों को नहीं खरीद सकते थे। लावण्या की कहानी भी अंबर गहना में फैल गई। उसने हवेली की अन्य लड़कियों को इकट्ठा किया और कनकलाल के खिलाफ आवाज उठाई। धीरे धीरे उसकी आवाज एक क्रांति बन गई। अंबर गहना के लोग भी अब इस प्रथा को गलत समझने लगे थे। कनकलाल को अंततः अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसे अपनी प्रथाओं को बदलना पड़ा। सरसा और अंबर गहना के बीच की खाई भर गई। अब वे दोनों गांव एक दूसरे की मदद करते थे। अयाची ने एक दिन निशी को देखा। वह फिर से हंस रही थी। उसकी आंखें फिर से चमक रही थीं। उसे पता था कि अब सरसा की कोई बेटी बेची नहीं जाएगी। अमावस्या की रातें अब उदासी नहीं, बल्कि नई आशा की किरणें लेकर आती थी।